नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सादर अभिनंदन स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज, इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी, जो कि RAS जैसी परीक्षा से लेकर के स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा, ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा, सभी भर्ती परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल रहता है। उसी वीडियो सीरीज में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर चैप्टर शुरू किया था, लेक्चर शुरू किया था। उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग सेकंड जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें प्रस्तावना के मुख्य मुख्य जो वर्ड है उनको हम डिफाइन करेंगे, इसमें उनको परिभाषित करेंगे अपने उसमें। क्योंकि आजकल क्या है, एक ट्रेंड और भी चल रहा है कि आपसे केवल फैक्ट के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं पॉलिटी में, बल्कि आपकी टॉपिक के विषय में समझ जो है कि आप उन शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं है, उनके ऊपर भी प्रस्तावना में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रस्तावना मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी की और अधीनस्थ बोर्ड की तमाम भर्ती परीक्षाओं में सबसे पहले पॉलिटी में जो टॉपिक टारगेट हो रहा है वो प्रस्तावना या प्रीएम्बल का हो रहा है। तो इसकी वर्डिंग जो है उसको बहुत सावधानी से अक्षरश हमें समझना भी है, और साथ ही साथ वो हमें अक्षरश उसी वर्डिंग में हमें याद भी होनी चाहिए, उसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए हमें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रस्तावना के एलिमेंट्स क्या है या प्रस्तावना के भाग क्या है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार के लिए दोबारा से उसका रिव्यू ले लें, और उसके बाद में अपने ये वाला पार्ट करेंगे तो आपके ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाएगी बात। देखिए, आप प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना के तत्व क्या हो सकते हैं, तो हमने देखा था प्रस्तावना सबसे पहली चीज जो हमें बता रही थी, जहां से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू हो रही थी, वो वर्ड था हमारा हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग किस बात को बताता है, तो ये इस बात को बताता है कि हमारे संविधान का जो अधिकार है या संविधान में जो शक्तियां दी गई है वो हमें जनता से मिली है। अभी कंप्लीट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इसका। दूसरा, प्रस्तावना के अंदर भारत राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत का जो संघ बना है या भारत का जो निर्माण होने जा रहा है, उस भारत का निर्माण किस प्रकार की प्रकृति वाला होगा। तो उसमें मैंने बताया था 5 वर्ड भारत की प्रकृति को डिसाइड करने वाले थे। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, इसके बाद में भारत का स्वरूप पंथ निरपेक्ष होगा, भारत का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, और साथ ही भारत का स्वरूप गणतांत्रिक प्रकार का होगा, भारत एक गणतंत्र होगा। ये 5 वर्ड भारत की प्रकृति को बताते हैं, और इनका सीक्वेंस आपको सेम टू सेम यही याद रखना है। इस सीक्वेंस को नहीं बिगड़ने देना है। प्रश्न जो है वो इस सीक्वेंस के आधार पर पूछा जाता है। या फिर दूसरा जो प्रश्न बनता है वो यही है कि मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें कौन से शब्द नहीं थे। तो मूल भारतीय संविधान जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय मैंने बताया था ये जो वर्ड है हमारे पास, समाजवाद वाला, ये पंथ निरपेक्ष वाला, और एक हम आगे बात करेंगे अखंडता शब्द, ये बाद में जोड़े गए शब्द हैं। तो अगर उस समय मूल प्रस्तावना में देखें तो भारत की प्रकृति को बताने वाले 3 शब्द थे हमारे पास, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक था, और गणतांत्रिक देश के रूप में था। इसके बाद में आगे देखें तो प्रस्तावना तीसरी क्या चीज बताती है हमें। प्रस्तावना तीसरी इस संविधान के उद्देश्य, या मैं कहूंगी इस संविधान के आदर्श क्या है, या इस संविधान की मूल्य क्या है, किन मूल्यों पर आधारित है हमारा संविधान। तो ये मूल्य हमारे प्रस्तावना में 4 थे मुख्य रूप से, न्याय के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, समानता के रूप में, और चौथा हमने देखा था किसमें था, बंधुत्व के रूप में। एक बार दोबारा आप इस टॉपिक पर आने से पहले एक बार के लिए संविधान की प्रस्तावना को दोबारा पढ़ लें, तब आपके वो चीजें और ज्यादा से क्लेरिफाई रहेगी। तो संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्श, मूल्य, ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। और इसके बाद चौथा जो हमारे पास इसका अंदर जो जानकारी हमें मिलती है वो है संविधान के स्वीकार करने की तिथि। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये संविधान के अंगीकृत करने की तिथि है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। संविधान के लागू होने की तिथि नहीं है ये। संविधान के लागू होने की तिथि तो 26 जनवरी 1950 है, उसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि उस तारीख का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है जिस दिन हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया था। फाइनली ये मान लिया था कि हमारा आने वाला संविधान यही रहेगा, और उसको लागू करने की तिथि जो है वो बाद में हमने डिसाइड की थी। तो प्रस्तावना हमें किन चीजों के बारे में बताती है, तो प्रस्तावना मुख्य रूप से हमें 4 चीजों के बारे में जानकारी देती है। सबसे पहले तो हमारे संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स। ठीक है, तो ये हम मान रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं वो इस संविधान को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, भारत राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत राज्य की प्रकृति 5 शब्दों से डिफाइन करने वाली होगी। भारत जो बनेगा
वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इन शब्दों के अर्थ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही। हम भारत का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतांत्रिक प्रकार का होगा। फिर हमने देखा कि संविधान के आदर्श, संविधान के मूल्य, संविधान के उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य हमने 4 पार्ट में देखे हैं। न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता देना नागरिकों को, समानता स्थापित करना और नागरिकों के बीच में बंधुता को बढ़ावा देना, ये हमारे संविधान के मूल्य रहेंगे, आदर्श रहेंगे। फिर हमने चौथी बात इसमें देखी है कि संविधान के स्वीकृत होने की तिथि क्या होगी। तो इस डेट को हमने डिसाइड किया 26 नवंबर 1949। तो ये 4 बातें संविधान के प्रस्तावना से निकलकर सामने आती। चलिए अब अपने 1 बाय 1 करके इस प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ क्या क्या है उनके ऊपर अपने बात करते हैं कि इन शब्दों के अर्थ कहां से निकलते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आजकल पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हम भारत के लोग शब्द का निहितार्थ क्या है या भारत शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए, हम भारत के लोग जो वर्डिंग हमने ली है वो वास्तव में हमने यूएसए के संविधान से ली है। मैंने बताया था कि विश्व में पहला संविधान जो लिखा गया था वो किसका था? यूएसए का संविधान था, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था। और उन्होंने अपने संविधान की प्रस्तावना की स्टार्टिंग इसी वर्डिंग से की थी, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहीं से हमने उसी का प्रभाव रखते हुए, हमने वहां से कॉपी नहीं किया इसको, बल्कि उसकी मूल भावना जो थी, थीम जो थी, उससे हमने इसकी शुरुआत की। तो हम भारत के लोग वाली जो ये हमारी लाइन है प्रस्तावना की, ये अमेरिका के संविधान के समरूप है, उसी प्रकार की है, सेम टू सेम। फिर देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला मतलब क्या निकलता है? पहला मतलब यही है कि संविधान के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं, वो सारी पावर भारतीय जनता में निहित है। यानी कि संविधान अपनी शक्तियां जो प्राप्त कर रहा है वो किससे प्राप्त कर रहा है? भारतीय जनता से प्राप्त कर रहा है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान की शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन है? अंतिम स्रोत कौन है? ध्यान रखना, सोर्स कौन है संविधान की शक्तियों का? तो भारत की कौन है? जनता है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की, तो उसमें हम देखेंगे कि भारत में संविधान अपने आप में सर्वोच्च है। भारत में ना तो संसद सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है, बल्कि भारत में जितनी भी शक्तियां संविधान में दी गई है वो सारी शक्तियों का प्रयोग सरकार के तीनों अंग करते हैं। विधायिका करती है, न्यायपालिका करती है, कार्यपालिका करती है। तो भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, लेकिन संविधान में की सर्वोच्चता या संविधान की जो शक्तियां हैं उसका सोर्स कौन है? तो वो सोर्स भारत की जनता है। भारत की जनता संविधान को वो शक्तियां प्रदान कर रही है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला देखिए आप, इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के अंदर शामिल जो लोग थे, वो लोग कौन थे? तो वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। उनका चुनाव भारत की जनता ने किया था और भारत के जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो संविधान सभा में गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रतिनिधि जो हैं वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दूसरे अर्थ में वही सेम बात हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरी बात देखिए आप, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। देखिए आप, हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, मतलब ये जो अगली लाइनें हम बोलने जा रहे हैं, कौन बोलने जा रहे हैं? किसकी तरफ से बोली जा रही है? भारत की जनता की तरफ से बोली जा रही है, भारत के लोगों की तरफ से बोली जा रही है। वो ही बता रहे हैं कि भारत कैसा होगा, भारत के संविधान के आदर्श क्या होंगे, भारत का संविधान कब हम स्वीकार कर रहे हैं। ये सारी बातें किसकी तरफ से बोली जा रही है? भारत के लोगों की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से बोली जा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की किसका परिणाम है? इच्छा का परिणाम है। हमने चाहा था तब ये संविधान बना था। हमें यह संविधान किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया बना के, या यह संविधान हम किसी के दबाव में आके नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसका निर्माण हम क्या कर रहे हैं? स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं। और साथ ही हम क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित किया है। समर्पित किया है। आप प्रस्तावना की लास्ट लाइन देखेंगे तो उसमें एक शब्द आता है आत्मर्पित। आत्मर्पित, अवर सेल्व्स, यानी कि ये जो संविधान हम समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वो खुद को खुद से कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों में एक बात आप देख रहे होंगे कि ये सारी बातें किस अर्थ में बोली जा रही है? तो ये भारतीय जनता के अर्थ में बोली जा रही है, भारत के लोगों की तरफ से बोली जा रही है। तो हम भारत के लोग शब्द का अर्थ हम कई तरीकों से समझ सकते हैं। ऑप्शन में आपके सामने इनमें से एक से अधिक ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। और लास्ट लाइन देखिए आप, जब भारत में संविधान की
शक्तियों का स्रोत जनता है, भारत के लोग हैं, तो भारत की जो संवैधानिक संप्रभुता है वो किस प्रकार की है? लौकिक संप्रभुता है। कैसी है? लौकिक संप्रभुता, पब्लिक सोवरेनिटी है हमारे यहाँ। यानी कि यह संविधान जो है वो संपूर्ण शक्तियां या संपूर्ण संप्रभुता भारत की किस में निहित है? भारत की जनता में निहित। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर भारत की जनता या भारत के लोग शब्द से अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है, इवन की आरएएस मेंस जैसी परीक्षा में लगातार इसमें से आपको शब्दों को डिफाइन करवाया जाता है। हम भारत के लोग लिख के 20 वर्ड्स के अंदर उसके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी पड़ती है। तो उस टिप्पणी के अंदर हम क्या बातें लिखें कि वो स्पष्ट हो जाए कि भारत के लोग का मतलब क्या है। तो पहला वर्ड संविधान की प्रस्तावना का हमने अभी बात की थी कि पहला जो पॉइंट है वो संविधान के अधिकार का क्या बताता है? स्रोत बताता है, सोर्स बताता है। तो वो सोर्स हमने पढ़ लिया, भारत के कौन है? सारे लोग हैं, सारी जनता है। चलिए अब अपने आगे बढ़ेंगे कि भारत राज्य की प्रकृति में ये जो 5 शब्द हमने लिखे हैं, इन 5 शब्दों के अर्थ अपने आप में क्या है? देखिए आप देखिए भारत की प्रकृति कैसी होगी, बार बार कह रहा हूं, इनका सीक्वेंस अब आप याद कर लो। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम कंप्लीटली सोवरेन राष्ट्र के रूप में है, सोवरेन राष्ट्र है हमारा, संप्रभु राष्ट्र है। हम कंप्लीटली समाजवादी प्रकार के हैं, सोशलिस्टिक प्रकार के हैं, हम कंप्लीटली सेक्युलर प्रकार के हैं, पंथ निरपेक्ष प्रकार के हैं। तो पहले तो हम ट्रिपल एस हैं, याद रख लीजिएगा आप, हम तो पहले ट्रिपल एस हैं, सोवरेन है हम, सोशलिस्टिक है हम, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, और उसके बाद हम कैसे हैं? लोकतांत्रिक भी हैं, और हमारा देश कैसा है? गणराज्य वाला भी है, या गणराज्य प्रकार की प्रकृति भारत की संविधान के अनुसार है। तो ये 5 वर्ड, अब इन 5 वर्डों के अर्थ अपने समझते हैं, इन शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? संपूर्ण का मतलब तो आप समझ गए, कंप्लीटली, पूरे के पूरे, आधे नहीं, पूरे, कंप्लीट। प्रभुत्व, संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि हमारे ऊपर हमारा ही शासन है, हम किसी दूसरी विदेशी ताकत के अधीन अब नहीं है, हमारे ऊपर किसी विदेशी दूसरी ताकत का प्रभाव नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के मामले में जितने भी हमारे आंतरिक निर्णय होंगे और जितने भी हमारे बाहरी निर्णय होंगे, दूसरे देशों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, किस प्रकार से हमें दूसरे देशों के संबंध में निर्णय लेने हैं, वो सारे हम खुद डिसाइड करेंगे। वो सारे फैसले जो हैं, वो सारे निर्णय जो है वो हम स्वयं लेने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से एक तरीके से अपने निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी दूसरी विदेशी ताकत का कोई दबाव नहीं है। तो 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत के ऊपर विदेशी ताकत ब्रिटेन का अधिकार था। तो भारत के जो आंतरिक और बाहरी निर्णय लिए जा रहे थे वो ब्रिटेन सरकार ले रही थी। इसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी हम पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बने थे, क्योंकि हमारी संविधान सभा जो काम कर रही थी वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार काम कर रही थी। तो कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों की बनाई हुई योजना थी। तो जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया था, हम अपने संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रयोग हमने शुरू नहीं कर दिया था, तब तक हम प्रभुत्व संपन्न तो थे, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम नहीं थे, कंप्लीटली नहीं थे हम। इसका मतलब यह हुआ कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उस दिन बने हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। हमारी जो तीनों सरकार के अंग है उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग भारत के संविधान के अनुसार करना शुरू कर दिया था। उस दिन हमने मान लिया था कि अब हम कंप्लीटली सॉवरेन कंट्री हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। तो देखिए आप, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इन शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका, और वो किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरी बात हमने देखी कि हम पूर्ण रूप से कब बने? 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना, तो हमारा संविधान लागू हो गया था 1950 में, तो हम संपूर्ण बन गए। इसी प्रकार से हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान तो 1956 तक अपना संविधान नहीं बना पाया था, 1956 तक, 1956 तक उसकी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश शासन के अनुसार ही चल रही थी। तो इसका मतलब पाकिस्तान तो बहुत बाद में जाके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में सामने आया था, लेकिन इंडिया तो उससे 6 साल पहले
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हम क्या बन गए थे? सॉवरेन कंट्री बन गए थे। फिर देखिए, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि भारत में संप्रभुता किस प्रकार की है? लौकिक संप्रभुता है भारत में, यानी कि सरकार जो निर्णय लेगी वो सारे निर्णय किसके माने जाएंगे? जनता के, क्योंकि जनता ने ही सरकार के प्रतिनिधियों का क्या किया है? चुनाव किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से किया है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया है। तो हम भारत के लोग के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आंतरिक और बाहरी मामलों में हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यही हमारे लिए क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, नेक्स्ट वर्डिंग पे अपने बात करते हैं, समाजवाद, सोशलिस्टिक या सोशलिज्म। देखिए, समाजवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज में समानता स्थापित कर देना, समाज में समानता स्थापित कर देना, नंबर एक बात। ठीक है, दूसरा, समाज के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं वो सारे संसाधन उनका राष्ट्रीयकरण कर देना। कहने का मतलब, संसाधन जो है देश के, चाहे वो भूमि है, चाहे वो रेलवे लाइन है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो संचार है, कोई भी संसाधन है, खनिज है, वन है, वनस्पति है, सब पर अधिकार जो है वो किसका है? सरकार का है, सरकार का है, वो सरकार के कंट्रोल में है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। यानी कि समाज में व्याप्त विषमताएं जो है, अमीर गरीब वाला जो सिस्टम है उसको समाप्त कर देना, सभी को इक्वल लेवल पर ले आना, और साथ में क्या कर देना? संसाधन जितने भी हैं उनका क्या कर देना? राष्ट्रीयकरण कर देना। मतलब सरकार, संसाधनों के ऊपर केवल किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार। तो ऐसा जो विचारधारा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, विश्व में जब भारत स्वतंत्र हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय वर्ल्ड में दो प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया था। एक तरफ पूंजीवाद की अवधारणा थी और दूसरी तरफ समाजवाद या साम्यवाद की अवधारणा थी। वास्तव में समाजवाद कई प्रकार का होता है, उसमें एक प्रकार होता है साम्यवाद। समाजवाद का ही एक प्रकार है साम्यवाद। साम्यवाद में क्या करते हो आप? ये जो समानता स्थापित कर रहे हो समाज में, ये अगर सीधे तरीके से नहीं हो रही है तो आप हिंसा का सहारा लो, जो शोषित वर्ग है समाज का वो क्रांति करो, हथियार उठाओ और अमीर लोग जो है उनके ऊपर आक्रमण करो और उनको धराशायी करके और उनकी संपत्ति जो है उस पर क्या कर लो? कब्जा कर लो। तो इस प्रकार का ये जो समाजवाद होता है उसको हम साम्यवादी समाजवाद बोलते हैं। लेकिन भारत ने जब इस समाजवाद को अपनाया तो हमने हिंसक मार्ग नहीं अपनाया, हम सदा से अहिंसा के समर्थक थे। तो हमने कहा कि हमें समाजवाद तो लाना है, समाजवाद की स्थापना तो करनी है हमें देश में, अमीर गरीब का अंतर तो हमें समाप्त करना है, लेकिन वो हम हिंसक क्रांति के माध्यम से नहीं करेंगे, वो हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो भारत का जो समाजवाद है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रकार का समाजवाद है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम साम्यवाद प्रकार के समाजवाद की स्थापना नहीं करेंगे। तो ये समाजवाद मुख्य रूप से तीन टाइप का है हमारे पास। अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीका तो इसका साम्यवादी समाजवाद है, दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो रहता है लोकतांत्रिक समाजवाद का, और तीसरा इसका तरीका होता है वो होता है उदारवादी समाजवाद का, उदारवादी समाजवाद, जिसके अंदर कंप्लीटली निजी संपत्तियां जो है वो लोगों के, निजी संपत्तियां और सरकारी संपत्तियां हम दोनों को एक समान तवज्जो देंगे। ठीक है, तो भारत में जो समाजवाद लाया गया है वो लोकतांत्रिक प्रकार का समाजवाद लाया गया। अब यहां भारत के संविधान में समाजवाद की प्रकृति थोड़ी सी अलग है। लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है, या समाजवाद ये कहता है कि संसाधन जो है उनका क्या कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। और भारत के संविधान या भारत के स्वतंत्र होने के बाद के शुरुआती जो 25-30 वर्ष थे, उन 25-30 वर्षों में सरकार ने इसी समाजवाद की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो समाज में सामाजिक और आर्थिक समाजवाद लाने वाले होते हैं उनका सहारा लेते हुए अमीर लोग जो थे उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंक जो थे, जो निजी क्षेत्र के थे, उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी बैंकों में बदल दिया था। राजा जो थे उनकी पेंशन्स को बंद कर दिया गया था, उनकी प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया था। जो भी एयरलाइंस थी, जो भी उद्योग थे, उन सारे उद्योगों के ऊपर सरकार ने क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और समाजवाद शब्द हमने 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा, उसके बाद हमने एक बात और अपना ली कि हमें संसाधनों का राष्ट्रीयकरण भी करना है, साथ ही साथ हमें निजी संपत्ति जो है उसको भी मान्यता देनी है। कहने का मतलब हमारा समाजवाद पूरी तरीके से सरकारी तंत्र के अधीन नहीं है, बल्कि यहां सरकारी
और निजी दोनों प्रकार की संपत्ति को मान्यता दी गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहां समाजवाद को भी अपनाया गया है। कहने का मतलब व्यक्तिगत समाजवाद को इसलिए अपनाया गया क्योंकि संसाधनों का क्या किया हमने, राष्ट्रीयकरण किया है। और पूंजीवादी हम इसलिए हैं क्योंकि हमने व्यक्तिगत या निजी संपत्ति को भी बराबर क्या दी है, मान्यता दी। तो हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा जो समाजवाद है वो कैसा है, लोकतांत्रिक प्रकार का समाजवाद है, जहां सरकारी संपत्ति या सरकार भी उतनी भूमिका में है जितनी भूमिका में कौन है, निजी लोग या निजी संपत्तियां। अब सरकार की तरफ से क्या काम किया जाएगा, सरकार संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगी, न्यायपूर्ण वितरण करेगी। न्यायपूर्ण वितरण करने का मतलब यह है कि योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण करेगी, योग्यता आधारित संसाधनों का वितरण, जो जितना योग्य है उसको उतने ही संसाधन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का योग्यता आधारित जो वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं, समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण बोलते हैं। मतलब समाज में जिस व्यक्ति की जितनी हैसियत होगी उसी के हिसाब से उसको संसाधन का अधिकार जो है या संसाधन रखने का अधिकार जो है वो दिया जा सके। तो योग्यता आधारित न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है और ऐसा कभी नहीं होने देगा कि संसाधन जो है उनका अहितकारी संकेंद्रण हो जाए। मतलब देश के संसाधन कंप्लीटली कुछ एक लोगों के हाथ में आ जाए, ऐसा सरकार नहीं होने देगी या संविधान ऐसा नहीं होने देगा। तो एक बात तो ये रही कि संसाधनों का हमें न्यायपूर्ण वितरण करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण क्या करना है, रोकना है। और लास्ट बात अगर अपने कहें तो कमजोर वर्गों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन उनकी की जाएगी। समाज का जो दुर्बल वर्ग है जिसमें संविधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये जो समूह होता है कमजोर वर्ग वाला, जो कि संसाधनों की दृष्टि से बहुत पीछे है, उनके पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है, उनके लिए संविधान हमारा विशेष संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये सारी चीजें जब कर ली जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उसके अंदर समाजवाद की स्थापना हो चुकी है। हमारा जो समाजवाद का लक्ष्य था उसकी हमने क्या कर ली है, प्राप्ति कर ली है। तो दो वर्ड हमने समझे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दूसरा हमारा क्या है, समाजवाद प्रकार का राष्ट्र हमारा। चलिए थर्ड वर्ड हम देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, यहां देखिए धर्म निरपेक्ष शब्द हमने यूज में नहीं लिया, इंग्लिश में तो सेम वर्ड है सेक्युलर, लेकिन हिंदी में जब हमने लिया तो हमने क्या लिया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब हम पंथ की दृष्टि से निरपेक्ष रहेंगे, ना इधर की करेंगे ना उधर की करेंगे। हम धर्म को लेकर या पंथ को लेकर बिल्कुल अटल रहेंगे, एब्सोल्यूट रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखो आप, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ना हम ये कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ना हम ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों को जगह नहीं है या दूसरे धर्मों का संरक्षण हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। भारत देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक धर्म जितने भी भारत में है उन सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो बहुसंख्यक है, जैसे हिंदू धर्म जो है उसकी जनसंख्या बहुसंख्यक है, 79% है, तो वो तो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दे सकते। बल्कि इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, देश में ऐसे धर्म जिनकी जनसंख्या या अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर आते हैं, भारतीय संविधान धर्म को अल्पसंख्यक के रूप में भी मान्यता प्रदान करता है। उनकी धार्मिक पहचान जो है उसको भी मान्यता देते हैं हम। धर्म के आधार पर नागरिक संहिताएं बनी हुई है, हिंदू विवाह कोड अधिनियम बना हुआ है, मुस्लिम जो धर्म है उसके लिए उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसके लिए अलग अपनी एक नागरिक संहिता है। तो हमने धर्म के आधार पर जो सिविल कोड बने हुए हैं उनको भी हमने क्या दी है, संविधान में मान्यता दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं हम कि हम अल्पसंख्यक वर्गों के धर्म जो है उनका भी क्या करेंगे, बराबर प्रोटेक्शन करेंगे। ना तो हम किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा देंगे और प्लस हम क्या करेंगे, जो कम जनसंख्या वाले धर्म है उनका भी हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे संविधान के अंतर्गत। दूसरा, सभी धर्मों को सरकार बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगी। सरकार के लिए सब धर्म इक्वल हैं, वही हिंदू धर्म के विकास के लिए काम करेगी, वही मुस्लिम धर्म के विकास के लिए काम करेगी, वही सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, बाकी सब धर्मों के लिए सरकार
एक समान रूप से प्रयास करेगी, यानी कि उनका समान रूप से संरक्षण करेगी। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब हम क्या बन रहे हैं, पंथ निरपेक्ष बन रहे। फिर इसी बात का क्या अर्थ लिया गया है, हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कि हमने एक अलग से मूल अधिकार बना दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किसी भी धर्म को मानने, उस धर्म को अपनाने, उस धर्म का प्रचार प्रसार करने, सब प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई। इसका मतलब स्वतंत्रताओं की दृष्टि से भी हम क्या है, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। फिर देखिए, लोक नियोजन के विषय में, यानी कि जब भी कोई सरकारी नौकरी या जब भी कोई लोक नियोजन का विषय उत्पन्न होगा, उसमें हम सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, राज्य अगर किसी प्रकार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें सभी धर्मों के लोग उस नौकरी को प्राप्त करने का क्या रखते हैं, अधिकार रखते हैं। मतलब हम धर्म की दृष्टि से सबके साथ क्या कर रहे हैं, इक्वल बिहेवियर कर रहे हैं, समान व्यवहार कर रहे हैं। फिर देखिए, राज्य और धर्म दोनों अलग नहीं है। एक पॉइंट ये भी देखिए आप, ये जो अवधारणा हमने ली है पंथ निरपेक्षता वाली, ये वास्तव में यूरोपियन अवधारणा है, यूरोप से ली हुई अवधारणा है। विशेष रूप से फ्रांस की अंदर सबसे पहले इस प्रकार के वर्ड का उदय हुआ था। वहां क्या होता है, एक तरफ सरकार होती है या एक तरफ राज्य होता है और दूसरी तरफ धर्म होता है। इन दोनों के बीच एक दीवार है। ना तो धर्म राज्य के मामले में इंटरफेयर करता है और ना सरकार या राज्य जो होता है वो धर्म के मामले में इंटरफेयर करता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के आधार पर अपना अलग अस्तित्व है और राज्य का अपना क्या है, अलग अस्तित्व है। लेकिन भारत में ऐसी दीवार नहीं है। भारत में राज्य और धर्म ये दोनों अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मैं बता रहा था, सरकार या राज्य जो है वो सभी धर्मों के लिए क्या करेगा, समान प्रयास करेगा। सभी धर्मों की उन्नति के लिए क्या करेगा, समान प्रयास करेगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं हम कहीं नेगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं। नेगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि लोक नियोजन के विषय में सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध नहीं है, ये नहीं वर्ड नहीं बोल रहे हैं हम। इसका मतलब हमारा जो धर्म और राज्य का मामला है वो सकारात्मक पॉजिटिव प्रकार का है। हम सारी बातें यस में बोल रहे हैं कि हाँ, राज्य ऐसा करे, राज्य ऐसा करे, देश ऐसा करे, सरकार ऐसे करे। तो इसका मतलब हमारा जो राज्य है और धर्म है वो दोनों क्या है, अलग नहीं है, बल्कि राज्य धार्मिक मामलों में पॉजिटिव हस्तक्षेप कर सकता है। पॉजिटिव उनके संरक्षण, उनकी उन्नति, उनके विकास के लिए काम कर सकता है। तो हमारा धर्म और राज्य दोनों अलग अलग नहीं है, जैसा कि इसमें है पश्चिमी अवधारणा या यूरोपियन जो पंथ निरपेक्षता है या यूरोपियन जो धर्म निरपेक्षता है, उससे हमारी धर्म निरपेक्षता जो है वो बिल्कुल क्या है, अलग प्रकार की है। यहां राज्य और धर्म के बीच में दीवार नहीं है, दोनों के बीच कोई विभाजन नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पंथ निरपेक्षता का अर्थ हमारे लिए क्या है। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं। देखो, लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द का मतलब तो डेमोक्रेसी, अपने सभी जानते ही हैं। डेमोक्रेसी का मतलब जनता द्वारा चुना हुआ शासन, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन और जनता के लिए काम करने वाला शासन। जनता ने ही उस शासन को चुना है, जनता के प्रतिनिधि ही उस शासन को चला रहे हैं और किसके लिए चला रहे हैं, जनता के लिए ही चला रहे हैं। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो भारत में जो लोकतंत्र का टाइप जो अपनाया है हमने, वर्ल्ड में दो प्रकार के लोकतंत्र चलते हैं। एक हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि यहां जितने भी संविधान की दृष्टि से काम किए जाते हैं, चाहे संसद करे, वहां की पार्लियामेंट करे, वहां की विधायिका करे, कार्यपालिका करे, उन सब मामलों में सबसे पहले जनता से राय ली जाती है। यानी कि जनता ही ये डिसाइड करती है कि उन्हें किस प्रकार का कानून चाहिए, उन्हें किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। तो जनता की तरफ से कानून जो है वो सरकार के सामने रखा जाएगा, या सरकार कानून बनाने से पहले जनता की क्या रहेगी, राय लेगी, जनता का जनमत करवाएगी और जनमत से उसको जो ठीक लगेगा उस कानून का निर्माण वो करेगी। ऐसा लोकतंत्र तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे स्विट्जरलैंड मान लो, एक देश, कंट्री के रूप में सबसे बड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होम या घर माना जाता है स्विट्जरलैंड को। लेकिन ये छोटे देशों के अंदर तो संभव हो सकता है। भारत जैसे इतने विशाल देश में
जहां अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति सबके लोग रहते हैं, वहां इस प्रकार का लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में जो लोकतंत्र का प्रकार अपनाया वो था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता पहले प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता पहले प्रतिनिधियों का क्या करती है, चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि आगे चलकर निर्णय लेते हैं और वो निर्णय एक तरीके से किसके निर्णय माने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के निर्णय माने जाते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है, एमएलए, एमपी, सांसद, इनका चुनाव किसने किया है, जनता ने किया है। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र का प्रकार चलता है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र है हमारे यहाँ, अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र। और इसके अंतर्गत हमने जो व्यवस्था अपना रखी है हमारे देश में वो है कौन सी, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था जो चलती है वो दो प्रकार की चलती है मुख्य रूप से। एक अमेरिका वाली व्यवस्था है जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम माना जाता है वो, अध्यक्षात्मक। उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट कौन करती है, जनता करती है। और कार्यपालिका और विधायिका जो होती है वो उस प्रेसिडेंट से अलग होती है, संसद अलग होती है, राष्ट्रपति अलग होता है, न्यायपालिका अलग होती है। तो कहने का मतलब तीनों के बीच में शक्ति पृथक्करण बिल्कुल निश्चित होता है। शक्तियों का विभाजन तीन स्तर पर बिल्कुल क्लियर होता है, पारदर्शी होता है। राष्ट्रपति अपना काम करता है, संसद अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करता है, तीनों का आपस में कोई इंटरफेयर नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन भारत ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं अपनाई है। कैसी व्यवस्था अपनाई है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में यही होता है कि जो विधायिका होती है यानी कि जो संसद होती है, उसी संसद के सदस्यों से सरकार बनती है। ठीक है, पहले एमपी चुने जाते हैं और उन्हीं एमपीओ में से गवर्नमेंट बनती है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनते हैं। कहने का मतलब यहां विधायिका और सरकार दोनों अलग अलग नहीं है, यहां दोनों एक ही पार्ट हैं। यानी कि जो कार्यपालिका बनेगी, सरकार बनेगी, वो किसका भाग है, विधायिका का ही भाग है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। जहां ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग हों, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो भारत में अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र भी कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो हमने शासन व्यवस्था अपनाई है वो कैसी है, संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब यह है कि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकतंत्र को, लोकतंत्र के शासन का क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को चलाने वाले जो लोग हैं वो जनता के द्वारा ही चुने हुए लोग हैं, जो हमने संसद में भेजे हैं, और वही जनता की तरफ से क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र। चलिए, लास्ट वर्ड जो इसमें बचता है अब हमारा वो क्या है, गणराज्य, रिपब्लिक। हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ कैसा है, रिपब्लिक भी है, गणराज्य प्रकार का भी। गणराज्य शब्द का अर्थ सीधा सीधा राष्ट्र अध्यक्ष से लिया जाता है। और राष्ट्र अध्यक्ष को हमारे देश के संदर्भ में बोले तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहने का मतलब हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो किस प्रकार का है, तो ऐसे देश जिनमें राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होता है या राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है चुनाव के द्वारा, ऐसा जो राष्ट्र होता है उसको हम बोलते हैं गणराज्य। अब यहां भी दो प्रकार की व्यवस्था चलती है विश्व में। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है। गणराज्य इसलिए नहीं है क्योंकि वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि वो वंशानुगत होता है। वहां वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। ब्रिटेन की महारानी मर जाएगी तो उसकी जगह उसका बेटा या बेटी जो है वही आगे क्या बनेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर 5 वर्ष के बाद में सामान्य रूप से जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, राष्ट्र अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो नए राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है जहां राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर के कैसा होता है, निर्वाचित होता है, उसका चुनाव किया जाता है, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। अब जैसे मान लो चीन है, चाइना है। चाइना एक प्रकार का गणराज्य देश तो है, वहां पे भी राष्ट्र अध्यक्ष जो है उसका चुनाव किया जाता है, लेकिन चाइना में लोकतंत्र नहीं है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। हमारा ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक प्रकार का भी है और साथ में क्या है, गणराज्य भी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक अर्थ हम और भी ले सकते हैं गणराज्य का
कि गणराज्य में सारे नागरिक एक समान हैं, सभी नागरिक एक समान है। कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक पदों के ऊपर, सार्वजनिक पद का मतलब राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आईएएस अधिकारी से लेकर सरकारी कोई भी पद है, उस पद के ऊपर सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के क्या हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ दो रूपों में हम ले सकते हैं, एक तो सभी नागरिकों को समान मानना, और दूसरा हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारा जो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत पद न होकर के उसका क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, उसका हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो ये 5 वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, ये भारत की किसको बताते हैं, भारत की प्रकृति को बताते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत समाजवाद प्रकार का देश है, भारत पंथ निरपेक्ष प्रकार का देश है, भारत लोकतांत्रिक प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाता है, और भारत अपने आप में क्या है, गणराज्य है। ये 5 जो चीजें हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत संघ की प्रकृति के बारे में उल्लेख करती। अब अपने पास तीसरा टॉपिक इसमें बचता है कि हम समस्त नागरिकों को कौन से वो मूल्य प्रदान करने वाले हैं जो हमारा संविधान स्थापित करने वाला है या हमारा संविधान स्थापित कर रहा है। तो इसमें 4 मूल्य हम दे रहे हैं। सबसे पहला कौन सा, न्याय, फिर कौन सा, स्वतंत्रता, फिर कौन सा, समानता, और चौथे नंबर पर कौन सा, बंधुता। बंधुता, पहले तो इनको वर्डिंग आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना पे पहले न्याय का उल्लेख आता है, फिर स्वतंत्रता का उल्लेख आता है, फिर समानता का उल्लेख आता है, और फिर लास्ट में बंधुता का उल्लेख आता है। ये 4 वर्ड कैसे, बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, इसका सीक्वेंस नहीं छोड़ना है हमें। पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सीक्वेंस में ही मिलेगा, और वही हम गलती भी करके आते हैं। बार बार अपने इसको पढ़ रहे हैं फिर भी गलती करके चांस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर रूम का ऐसा ही होता है। ठीक, तो न्याय हमने देखा था संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का है, हमारा 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। इसका भी क्रम यही याद रखना है, सामाजिक प्रकार का न्याय, आर्थिक प्रकार का न्याय, राजनीतिक प्रकार का न्याय। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों स्तर पर हम न्याय उपलब्ध कराएंगे। फिर हमने स्वतंत्रताएं की दी थी, कितनी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। सीक्वेंस नहीं बोलना है, सीक्वेंस नहीं बोलना है। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 3 तो ये थी। इसके बाद में धर्म, और लास्ट में कौन सी थी, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। फिर देखिए, समता, इक्विलिटी। इक्विलिटी हमने 2 लेवल पर दी है। किस लेवल पर, प्रतिष्ठा, स्टेटस के लेवल पर हमने इक्विलिटी दी है। दूसरी, अपॉर्चुनिटी, अवसर के संदर्भ में हमने इक्विलिटी सभी नागरिकों को दी है। तो प्रतिष्ठा की समानता है, और साथ में कैसी है, अवसर की समानता। फिर हमने बंधुता को बढ़ावा देने वाले काम किए हैं। बंधुता कैसी, जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, व्यक्ति की क्या बढ़ाती हो, गरिमा को बढ़ाती है। और 5वीं चीज, बंधुता जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देती है, और साथ में राष्ट्र की किसको, अखंडता को बढ़ावा देती है। इस प्रकार की बंधुता का विकास हम इस संविधान के माध्यम से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के क्या है, मतलब आदर्श, मूल्य, या हम कहें कि उद्देश्य, जिनको लेकर के हमारा संविधान हम क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, या उस संविधान का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अब न्याय का अर्थ अपने आप में क्या है, इनके भी सामान्य से अर्थ अपने समझ लेते हैं। न्याय अपने आप में क्या होता है, न्याय का मतलब होता है, न्याय से हमारा तात्पर्य रहेगा कि हम, न्याय से हमारा मतलब क्या रहेगा, न्याय का मतलब होता है अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, यही अपने आप में न्याय है। तो अधिकारों की रक्षा कौन करे, संविधान के अनुसार संविधान का प्रत्येक जो भाग है वो संविधान की क्या करे, अधिकारों की रक्षा करे। तो अधिकार किसके होंगे, नागरिकों के होंगे। कैसे अधिकार होंगे, सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। कैसे अधिकार होंगे, आर्थिक अधिकार। कैसे अधिकार होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के अधिकार हैं। इनकी अगर रक्षा कर दी जाए तो अपने आप में क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है कि जो दुर्बल वर्ग है हमारे समाज का, ऊपर वालों के अधिकार तो सुरक्षित हैं, जो नीचे वाले ग्रुप हैं, दुर्बल वर्ग जो है, उनके साथ अगर उनके अधिकारों की रक्षा कर दें, उनको संविधान में जो संरक्षण हम दे रहे हैं उनका संरक्षण कायम रख दें, उनके लिए अच्छे प्रयास कर दें, तो ये अपने आप में क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना है। कहने का मतलब समाज में उत्पन्न होने वाले विभेदों को मिटा दें, या गरीब वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, उनके अधिकारों की सुरक्षा ही अपने आप में क्या कहलाएगा, सामाजिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक न्याय, सभी को शोषण से मुक्ति दे दें, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान कर दें, किसी भी व्यक्ति के संसाधनों को छीना ना जाए,
कहने का मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, जो आर्थिक स्तर पर है, उसको अगर समाप्त कर दिया जाए, संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर कर दिया जाए, ठीक है, अहितकारी संकेंद्रण को रोक दिया जाए, तो अगर वो सारे काम हम कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने आर्थिक न्याय की क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। इसी प्रकार से नागरिकों के अपने क्या है, राजनीतिक अधिकार भी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं, वो निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें जो एक नागरिकों को राजनीतिक रूप से दी हुई है, अगर उनके अधिकारों को हम संरक्षित कर दें तो ये अपने आप में क्या है, न्याय है। तो न्याय का अर्थ तीनों पक्षों में हम देख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार का न्याय। इसके बाद में हमने देखा कि 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं हमारी, ये वाली। अब इन स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने के लिए हमने एक तो मूल अधिकार बना रखे, मूल अधिकार बना रखे हैं, देखिए आप, ठीक है। उन मूल अधिकारों में हम देखेंगे ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, ये हमें मिली हुई है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये स्वतंत्रताएं जो है ये हमने संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रताओं के रूप में संविधान में वर्णित कर रखी। अनुच्छेद 19 में हम देखेंगे कि हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद में अनुच्छेद 25 में हम देखेंगे कि हमें धर्म को मानने, धर्म की उपासना करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें संविधान के मूल अधिकारों में दी हुई है। तो इन स्वतंत्रताओं की स्थापना जो है उसका एक माध्यम हमारे पास क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकारों के माध्यम से फिर हम देख रहे हैं कि हमारी समानता और अवसर की समानता, समानता स्टेटस, ठीक है, सभी को इक्वल स्टेटस मिल जाए। इक्वल स्टेटस मिलने का हमारा मतलब क्या है, जैसे मान लो हम समाज के अंदर अस्पृश्यता को समाप्त कर दें, अस्पृश्यता को क्या कर दें, समाप्त कर दें, ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगी, समान स्टेटस मिलेगा, गरिमा जो है उनकी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ हम इस समता का अर्थ किस रूप में ले सकते हैं, समता का अर्थ मतलब ये नहीं है कि समाज में समानता स्थापित करना या किसी समान, सभी के समान, सभी को समान मान लेना, ऐसा समता नहीं है। समता का हमारा मतलब है जो भी व्यक्ति हैं उनमें किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार न हो, विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाए, कोई समाज में राजा, जमींदार कुछ भी नहीं हो, ठीक है, सबका स्टेटस जो है वो एक समान हो। और दूसरा हम ये कह दें कि समान जो स्थिति वाले लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार हो जाए, समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार हो जाए। असमान स्थिति में अगर कोई दो व्यक्ति हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। जैसे मान लो एक राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति है और एक देश का सामान्य नागरिक है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के पद पर बैठा है और दूसरा देश के सामान्य नागरिक के पद पर बैठा है, तो दोनों को हम इक्वल नहीं मान सकते, है ना। यह स्थिति जो है ना वो असमान स्थिति है। तो असमान स्थिति के अंदर असमान व्यवहार किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमने राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान कर रखे। तो आप अगर ये कहें कि समता होनी चाहिए, राष्ट्रपति को जो अधिकार है वो हमें भी होने चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति हमारे समान अगर स्थिति में होता तो हम उसके साथ समान व्यवहार कर लेते, समता वाली स्थिति ला सकते थे। तो कहने का मतलब हमें विभेद को समाप्त करना है, अंतर को समाप्त करना है, लेकिन वो विभेद क्या होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, समता की स्थापना करना है। उसके बाद में हमने देखा, ये देखो आप, प्रतिष्ठा, अवसर, अवसर का मतलब जितनी भी नौकरियां निकले, जितने भी लोक नियोजन के विषय में आए, उनमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए सॉरी। तो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने वाली चीजें करनी चाहिए। जैसे अभी मैं बता रहा था, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए, अनटचेबिलिटी जो है उसको समाप्त करना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 17 ये कहता है आर्टिकल मूल अधिकारों में कि अस्पृश्यता जो है उसको क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियां जो है, टाइटल्स जो है उनका अंत होना चाहिए। तो ये व्यक्ति की गरिमा को क्या करती है, बढ़ावा देने वाली चीज। और ये सब करने के बाद हम किस पर ध्यान देंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है उसको भी क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ऐसी बंधुता बढ़ावा देने के लिए संविधान क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये 4 प्रकार के मूल्य, और इनमें ये सारे मूल्य जो है हम किसको देने वाले हैं, भारत के समस्त नागरिकों को देने वाले हैं। अब अपने पास लास्ट इसका जो पार्ट बचता है वो हमारे पास रहेगा चौथे पार्ट के रूप में। देखिए आप, ये वाला पार्ट, संविधान के स्वीकार करने की तिथि। तो इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तारीख है कौन सी, 26 नवंबर 1949
सॉरी, तिथि कौन सी है? देखिए आप, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, महीना है मार्गशीर्ष का, तिथि है शुक्ल सप्तमी की, और संवत है हमारे पास 2006 विक्रमी। इसमें भी आप ध्यान रखना, शक संवत नहीं है ये, विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत है, 2006 विक्रमी संवत। ठीक, अब इसमें हमने ये भी लिखा है कि हमने संविधान को क्या किया है? अंगीकृत किया है, हमने संविधान को एडॉप्ट किया है, हमने संविधान को स्वीकार किया है। साथ ही हमने क्या किया है? संविधान को अधिनियमित किया है, इन एक्ट किया है। कहने का मतलब कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो हमने इसी दिन क्या कर दिए थे? लागू कर दिए थे। और फिर हमने इसको क्या किया है? आत्मर्पित किया है, अवर सेल्फ डिवोशन दिया है हमने इसको, अवर सेल्फ, हम सब ने अपने आप को क्या है? इसको आत्मर्पित किया है। तो यहां आते आते हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो संविधान की प्रस्तावना जब हम शुरू से इसको लेके चले थे, संविधान की प्रस्तावना को, तो उसमें जो बातें हमने कही थी वो सारी बातें हमने इस आज के लेक्चर में डिस्कस की है। और वो बातें क्या थी? तो एक बार दोबारा से प्रस्तावना को हम देख लेते हैं। हम भारत के लोग, इसके अर्थ हमने मायने समझे इसके, फिर भारत कैसा बनाना चाह रहे हैं, तो हम 5 शब्दों वाला भारत बनाना चाह रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। फिर हम भारत में कौन से मूल्य देने वाले हैं? तो न्याय देने वाले हैं, स्वतंत्रता देने वाले हैं, समानता देने वाले हैं, और बंधुता को बढ़ावा देने वाले हैं। ये चारों मूल्य भी हमने पढ़े। और लास्ट में हमने पढ़ी वो डेट जो संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, किसके संदर्भ में? संविधान को अंगीकृत करने, संविधान को अधिनियमित करने और संविधान को आत्मर्पित करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संविधान की प्रस्तावना रहेगी। इसमें से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे, अब हम संविधान सभा और संविधान की प्रस्तावना, इन दोनों में एक एमसीक्यू की वीडियो सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कम से कम 2 वीडियो में उन तमाम प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा टारगेट किए जाते हैं, या ट्रिकी टाइप की लैंग्वेज देके आपको परेशान किया जाता है। तो उनका निरंतर अभ्यास अपने उन एमसीक्यूज की सीरीज के अंदर करेंगे। तो आप तैयार रहिए, जल्दी हम इस मुद्दे के ऊपर मिलने वाले हैं। इस चुनौती के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने पढ़ाई है उन्हीं में से प्रश्न जो हैं वो आप देखोगे एग्जाम के अंदर भी, और यहाँ एमसीक्यू की सीरीज हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके वीडियो लेक्चर जो हैं वो निरंतर अप टू डेट देखते रहें। नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल नए वीडियो नए सीरीज के साथ।